हम आगे के पाठ की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अंतिम जो गद्यांश है दूसरे पेज का, वहीं से अपने पाठ की दोबारा से शुरुआत करते हैं कि जब गांव से मक्खनपुर और मक्खनपुर से वापस लौटते थे तो रोज का ही कुएं में ढेला डालने का हमारा क्रम बन गया था। हमारा किसका? लेखक का। तो लेखक कहता मैं तो आगे भागकर आ जाता और टोपी को एक हाथ से पकड़कर, ये आदत थी उसकी, ध्यान देना, कि टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से कुएं में ढेला फेंकता, ये रोजाना की आदत थी। और सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय अपना बहुत बड़ा काम समझता था। इसीलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंककर सांप की फुसकार सुनने की जो मेरी प्रवृत्ति थी, प्रवृत्ति यानी आदत बन गई थी, वो मेरी आदत वापस से अंदर मेरे जागृत हुई और मैं कुएं की ओर बढ़ा। मेरा छोटा भाई मेरे पीछे पीछे हो लिया। कैसे पीछे पीछे हो लिया? जैसे मृग शावक होते हैं अपनी माँ के पीछे, है ना, दिया है मृग शावक यानी हिरण के छोटे छोटे बच्चे। मैं जैसे छोटा मृग शावक होता है वैसे ही उसका छोटा भाई उसके पीछे पीछे हो लिया। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछल कर एक हाथ से टोपी उतार कर और सांप पर ढेला गिरा दिया। पर मुझ पर तो बिजली सी गिर गई। बिजली सी गिर जाना, अक्का बक्का रह जाना। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, रेखांकित कीजिएगा बेटा, ये यहाँ पर लाइन, यहाँ मैंने बताया है सांप ने फुसकार मारी या नहीं। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात तो स्मरण नहीं। क्यों? अब यहाँ कारण पूछा जा सकता है, अतिरिक्त प्रश्न बनता है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो क्यों कहा है? क्योंकि लेखक को लग गया था कि टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर गई। अचानक जैसे घास चरते हुए हिरण की आत्मा गोली से घायल होने के कारण निकल जाती है और वो तड़पता रह जाता है, उसी तरह से वे चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान ही निकल गई। किसका कहना था ये बात कहनी थी लेखक की। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए झपट्टा भी मारा, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देखकर उस पर हमला करता है, परंतु वो तो मेरे पहुंच से बाहर हो चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं भी झटके के कारण कुएं में गिर जाता, लेकिन बच गया। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे। कौन कौन? लेखक खुद और छोटा भाई। छोटे भाई की हालत देखो, छोटा भाई डांडे मार कर रो रहा था। डांडे मार कर रोना, चिल्ला चिल्ला कर रोना, आवाज कर कर के रोना। कई बच्चों को देखा होगा जब वो रोते हैं तो 3 घर सुनाई देता है कि आज वो बच्चा रोया था। और लेखक कहता है मैं चुपचाप आंखें डबडबा कर वहां खड़ा था, यानी रोना तो मुझे भी आ रहा था लेकिन मुंह से उफ तक नहीं निकली। पतीली में उफान आने पर, पतीली यानी पात्र, बर्तन, बर्तन में जैसे ही उफान आने पर ढकना ऊपर अपने आप ही हो जाता है और पानी बाहर टपक जाता है, निराशा और पिटने के भय से और उद्वेग, उद्वेग यानी बेचैनी, व्याकुलता के कारण रोने का उफान तो आता था, लेकिन पलकों के ढकनों के भीतरी भावों को रोकने का प्रयास करते थे, यानी पलकों तक आकर आंसू रह जाते थे और आवाज बिल्कुल भी उसकी नहीं निकलती थी। पर कपोलों पर आंसू ढुलक आते थे और गालों पर धीरे धीरे आंसू बहने लगते थे। अब जब भी बच्चा मुश्किल में होता है सबसे पहले कौन याद आता है? माँ याद आती है। तो लेखक कहता माँ की गोद की याद आती थी। जी चाहता था माँ के पास आकर उसकी छाती से लग जाऊं और माँ जो है लाड प्यार करके ये मुझे कह दे कोई बात नहीं बेटा, चिट्ठियां फिर लिख ली जाएगी। मन ऐसा करता था, तबीयत करती थी, यानी मन ऐसा कर रहा था कुएं में बहुत सारी मिट्टी डाल दूं और घर जाकर कह दूं चिट्ठी तो डाल आया। पर उस समय मैं झूठ भी बोलना नहीं जानता था। देखो कितनी अच्छी बात है, लेखक खुद ये स्वीकार कर रहा है कि गलती तो मुझसे हो गई, लेकिन उस गलती को ढकने के लिए मैं झूठ का सहारा नहीं लेना चाहता, क्योंकि बच्चा जो है वास्तव में ईश्वर का स्वरूप होता है और बचपन में जो आदतें पड़ जाती है वो ही ताउम्र बनी रहती है। तो ये कह रहे हैं कि उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही नहीं था। घर लौटकर सच बोला तो सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती, रुई किस तरह से कूटी जाती है उस तरह मेरी भी कुटाई होती। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मेरा मन भी कांप रहा था। सच बोलकर पिटने के भावी भय से और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से मैं दब चुका था।
कि अगर सच बोलूंगा तो मार पड़ेगी और झूठ बोलूंगा तो चिट्ठियां अपने स्थान पे नहीं पहुंच पाएंगी, तो क्या होगा, मेरी शिकायत अपने आप ही आ जाएगी। इस कारण वो लेखक कहता, मैं अकेला ही डर के मारे खिसक रहा था और इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए देर हो रही थी और उधर दिन का भी बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था। ध्यान दीजिए, दिन का बुढ़ापा यानी दिन ढल रहा था, धीरे धीरे दिन ढल रहा था और उसे 5 बजे से पहले पहले अपना काम पूरा करना था। ऐसा मन कहा कर रहा था कि कहीं भाग जाऊं। जब बच्चा कोई गलती कर देता है और उसे लगता है कि अब मेरी गलती की माफी नहीं मिलेगी और कोई ना कोई जो घर के मेंबर हैं वो कोई ना कोई मुझे डांटेंगे या मेरी धुलाई करेंगे, तो वो क्या सोचते हैं, या तो कहीं भाग जाऊं। ये बहुत गलत कदम है ना। तो लेखक क्या करता है देखो, और घर पहुंचो तो पिटने का भय और नहीं पहुंचो झूठ बोलूं तो जिम्मेदारी। किसकी जिम्मेदारी, कि भाई चिट्ठियां अपने स्थान पे नहीं पहुंचाई। तो इस दूधारी यानी 2 धार वाली तलवार वो तो मेरे कलेजे पर फिर रही थी, यानी इस चीज का मुझे डर लग रहा था। अब देखो उसने क्या किया, दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। रेखांकित कीजिए बेटा इस पंक्ति को, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है कि जब व्यक्ति दृढ़ संकल्प कर ले तो जो भी दुविधा है उसके मन में वो सारी दुविधाएं उसकी कट जाती है। अब लेखक की भी दुविधा दूर हो गई। क्या निश्चय किया उसने, कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या, यानी जब मृत्यु का भय हमारे मन से निकल जाता है तो कोई डर उसे डरा नहीं सकता और इसी डर के आगे जीत है ना। क्या कहता है देखो, मूर्खता और बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग स्वीकार कर ले और वो भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला ही संसार से भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि लास्ट में क्या आएगा, या तो काम कर ही लूंगा और या काम करते करते मर ही जाऊंगा। आपको पता है एक इसके ऊपर स्लोगन भी आ गया था, करो या मरो। हमारे स्वाधीनता संग्राम में हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने अंत में ये कह दिया था, भाई करो या मरो, कर लोगे तो स्वतंत्रता हासिल हो जाएगी और नहीं कर पाओगे तो हंसते हंसते देश के लिए शहीद हो जाओगे। और फल क्या होता है, जब व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर ले किसी काम को करने का तो फिर फल के बारे में वो नहीं सोचता, फल के बारे में कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका परिणाम क्या निकलेगा। मान लो हमने घर बैठे अभी कोरोना काल में भी ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि चाहे ऑफलाइन स्कूल लगे या नहीं लगे, हमने अपना रिजल्ट बेटर देना है, बेस्ट देना है। अगर आप ये डिसाइड कर लो तो बेटा फिर तो यहाँ हर कोई रैंकर ही नजर आएगा, इसमें पीछे एवरेज वाले बच्चों का तो नाम ही नहीं होगा, क्योंकि एवरेज कोई आ ही नहीं सकता। वो घर बैठे अपनी तैयारी जबरदस्त करेंगे। अब लेखक क्या करता है देखो, क्या रिजल्ट आता है, उसे फल की क्या चिंता भाई, रिजल्ट की क्या चिंता, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। अब ये तीसरी पंक्ति है जिसे आपको यहाँ रेखांकित करना है कि फल तो किसी तीसरी शक्ति पर निर्भर करता है, और वो शक्ति कौन सी है, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर करता है और वो शक्ति है ईश्वरीय शक्ति। इसे भी रेखांकित कर लीजिए, वो शक्ति है ईश्वरीय शक्ति, क्योंकि ईश्वर खुद कहता है कर्म कर फल की चिंता मत कर। आप जैसा कर्म करोगे उस कर्म के अनुसार आपको फल तो वो ईश्वरीय शक्ति दे ही देगी। तो ठीक है, उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विषधर, विष को धारण करने वाला कौन होता है, सांप, उससे भिड़ने को तैयार हो गया। पासा फेंक दिया था, यानी मैंने अपनी चाल चल दी थी। मौत का आलिंगन हो, यानी मौत को गले से लगा लूं, या सांप से बचकर दूसरा जन्म यानी सांप से अगर बच गया तो मेरा दूसरा जन्म ही होएगा, ये भी बात मैं मान गया। अब मुझे इसकी कोई भी चिंता नहीं थी, पर मुझे विश्वास था कि डंडे से या तो सांप को पहले मार दूंगा, फिर मैं चिट्ठियां उठा लूंगा, और इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर, यानी इसी दृढ़ विश्वास के बल पर मैंने कुएं में घुसने की ठान ली। अब क्या होता है देखो, कुएं में घुसेगा, कुआं खाली था लेकिन कुआं भी कच्चा बना हुआ था। कच्चा यानी अगर वो उसकी चारों तरफ की बाउंड्री पर पैर रखता है तो पैर उसका एक जगह टिकेगा नहीं, स्थिर नहीं होगा, क्योंकि कच्चा था इसलिए मिट्टी सरकेगी, मिट्टी सरकने के साथ उसका पैर भी स्लिप
होता जाएगा। अब बाहर भाई की क्या हालत हो रही है देखो, छोटा भाई रोता था और अचानक उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। छोटे भाई को सोच रहा था कि अरे यार नीचे तो सांप है, और अगर मेरा भाई जा रहा है तो वो जोर जोर से दाढ़े मार कर रो रहा था कि अरे नीचे सांप है और सांप इसको डस लेगा यानी मार देगा। यद्यपि वो अपने शब्दों से नहीं कह पा रहा था, वो तो बस रोए जा रहा था। वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। किस रूप में? नग्न रूप में। कौन था वो? सांप। और उस नग्न मौत से मुठभेड़ करने के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा, यानी मैंने भी बिल्कुल क्या फायदा क्या नफा इसका सोचा नहीं, फल क्या होगा मैंने तो डिसाइड कर लिया, जाना है और लड़ना है। छोटा भाई भी नंगा हुआ। अब भाई आपको यहाँ नंगा हुआ से क्या मतलब है बेटा? यहाँ तात्पर्य है, यहाँ कोई अश्लीलता नहीं है, बल्कि यहाँ लेखक का तात्पर्य है कि अब मुझे जब नीचे जाना है तो वहां कुएं पर कोई डोरी थोड़ी थी, कोई रस्सी थोड़ी थी। अब जब रस्सी नहीं है तो वो क्या करेंगे? गांवों में उस समय क्या पहना करते थे? कुर्ता और धोती। अब धोती रस्सी बनाने के काम आ गई, तो छोटे भाई की भी धोती उतारेगी। देखो क्या कहते हैं, एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली जिसमें माँ ने बुनवाने के लिए चने बांध के दिए थे, दो कानों पर बंधी हुई धोतियां, कान ढके थे ना उससे सर्दी से बचाव के लिए, इस तरह से 5 धोतियां हो गई और कुछ रस्सी, आसपास में जो रस्सी थी उसको मिलाकर कुएं की गहराई के लिए ये काफी था। हम लोगों ने धोतियां एक दूसरे से बांधी और खूब खींच खींच कर उसको आजमा लिया कि गांठें कड़ी है या नहीं। भाई गांठ अगर लूज हो जाएगी, ढीली रहेगी तो क्या हो जाएगा? बीच में ही वो गांठ खुल जाएगी और लेखक नीचे धड़ाम, और धड़ाम होने के बाद उसको तो फिर मृत्यु के सामने धाराशायी होने से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए आजमा लिया, यानी पहले से ही ये परख लिया कि वास्तव में इसकी गांठें कड़ी है यानी टाइट है या नहीं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम नहीं रखा। ठीक है जी। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया, ठीक है, और दूसरे सिरे को डेंग, डेंग क्या होता है आपको पता है? जब कुएं के ऊपर वो गोल एक चक्री सी होती है, उस पर रस्सी लपेटी जाती है और एक साइड में बाल्टी टंगा दी जाती है, दूसरा छोर कुएं से पानी निकालने वाले के हाथ में रहता है, तो वो गोल जो चक्री है उसे कहा गया है डेंग। वह लकड़ी जिस पर चरसपुर टिकता है, वो चरस होती है गोल, है ना, गिरनी जैसी होती है गोल गोल, तो उस पे उसे उन्होंने क्या किया कि दूसरा सिरा डेंग पर था, डेंग के चारों ओर चक्कर देकर और गांठ किसको पकड़ा दी? छोटे भाई को पकड़ा दी। यानी एक सिरे पे डंडा बांध दिया, फिर गोल गोल उस चरस पे लपेट कर दूसरा सिरा भाई को पकड़ा दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसीलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया कि भाई से पकड़ा जाए टाइट या नहीं पकड़ा जाए, डेंग पर मैंने टाइट बांध दिया ताकि उसको अच्छे से पकड़कर मैं ऊपर की तरफ आ सकूं। तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए मैंने कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा, छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिया, आश्वासन यानी विश्वास दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास ऐसा ही था। कारण ये था कि इससे पहले भी मैंने अनेक सांप मारे थे। किसके द्वारा? डंडे के द्वारा, और डंडे का क्या नाम दिया गया? नारायण वाहन। इसीलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का बिल्कुल भी डर नहीं था, उसको मारना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। ठीक है जी। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा होगा, यानी नीचे जो सरफेस था उसका धरातल था, वहां से थोड़ा सा वो 4-5 गज ही ऊंचा था, तब उसने नीचे ध्यान से देखा। अक्ल चकरा गई। अक्ल चकरा जाना, हतप्रभ रह जाना, है ना, कुछ समझ में ना आना। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग बस इतना ही धरती पर था और आधा आगे का भाग ऊपर उठा हुआ था। किस लिए? लेखक कहता है मेरी प्रतीक्षा ही कर रहा था, यानी मेरा इंतजार कर रहा था। नीचे डंडा बंधा हुआ था, मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिल रहा था, है ना भाई, क्योंकि रस्सी तो उसने नीचे गिरा दी, डंडे का भार था उस पे, और वो धीरे धीरे उस रस्सी को पकड़ के नीचे उतर रहा था, जिसके कारण डंडा हिल रहा था। इसी के कारण शायद मुझे उतरते देखकर सांप घातक चोट के आसन पर बैठ चुका था कि भाई जो भी है उस पे मैं घातक यानी प्राण
लेवा हमला करूंगा। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को छिलाता है और सांप क्रोधित होकर फन फैलाकर खड़ा होता है, फूंकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी तरह ये सांप भी मेरे लिए तैयार था। उसका प्रतिद्वंदी यानी शत्रु कौन? मैं। उससे कुछ हाथी ऊपर था और धोती पकड़े वहां पे लटक रहा था। धोती जो है डैन से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी, है ना। वो जो चरस होती है बीच में, उसमें धोती टाइट बांधी हुई थी। मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच उतरना था, ठीक है। परिधि यानी गोलाकार हिस्सा। अब उसके बीचों बीच उसे लेखक को उतरना था। इसका मतलब ये था, इसके माने यानी मतलब, इसका मतलब ये था कि सांप से 1.5 या 2 फुट या गज ही नहीं की दूरी पर मुझे पैर रखना था, और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही क्या करेगा? चोट करेगा। स्मरण रहे यानी याद करने की बात है कि कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है। व्यास यानी अंदर की गोलाई कम क्यों होती है? क्योंकि कुआं कच्चा है, सीमेंट नहीं किया गया, इस कारण वो मिट्टी जो है वो ढुलक कर उसके अंदर के उस हिस्से को और कवर कर देती है। जो अंदर की उसकी घेराव है, जो उसकी गोलाई है, वो कम रह जाती है। अब कम रह गई तो वहीं पे सांप था और उसे भी नीचे उतरना था। क्या करेगा? देखो, नीचे तो वो 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं है। ऐसी दशा में कुएं में मैं 7 से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था। वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयास करता, पर उतरना तो था ही कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन यानी डंडा बीचों बीच लटक रहा था। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता, उतरना तो नीचे पड़ेगा। थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता कि भाई मैं फटाफट इतनी ऊंचाई से नीचे आया हूं और फटाफट मैं मार कर ऊपर फटाफट चढ़ भी जाऊं, ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि सांप तो उछल कर भी आक्रमण करता है। अब तो अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि ऐसा करता तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था? धीरे धीरे मैं और नीचे उतरने लगा। एक इंच ज्यों-ज्यों मैं नीचे उतरता, त्यों-त्यों मेरी एकाग्रचित्ता यानी ध्यान और ज्यादा केंद्रित होता जाता। मुझे एक सूझ यानी उपाय, दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल यानी चारों ओर की जो बाउंड्री थी वहां पर मैंने पैर टिका दिए। दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फूंक करके उस पर मुंह मारा, यानी सांप के ऊपर गिरी तो सांप तो बेचारा फूंकार करेगा ही। मेरे पैर भी दीवार से हट गए डर के मारे और मेरी टांगे कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रही, यानी बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पे उसकी पैर ऐसे हो गए, बिल्कुल सीधे चपटे, क्योंकि उसको लग रहा था कहीं सांप उसे डस ना ले। इस पर सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया, यानी उसको पता चल गया अब मेरे को नीचे कैसे उतरना है। बीच में तो रस्सी पकड़ रखी है और पैर दायां और बायां वो कुएं की दीवारों पर टिका रखा है। अब धीरे धीरे रस्सी पकड़ रहे हैं हाथों से और पैरों से नीचे की ओर उतर रहे हैं। तनिक झूल कर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर आ खड़ा हुआ। आंखें तैयार हुई। आंखें तैयार होना यानी आमने सामने हो जाना, एक दूसरे से मिल जाना। अब यहाँ पर मिला कौन? लेखक और सांप। शायद एक दूसरे को हमने पहचाना। अब यहाँ पे भी रेखांकित कीजिए बेटा, यहाँ क्वेश्चन बनता है कि सांप को चक्षुश्रवा कहा जाता है। चक्षुश्रवा का क्या मतलब है? चक्षुश्रवा यानी जो आंखों से सुनकर पहचान लेता है, आंखों से सुनता है। सांप को चक्षुश्रवा क्यों कहा जाता है? क्योंकि सांप आंखों से सुनता है, अर्थात जैसे ही कहीं थोड़ी सी भी हलचल होती है तुरंत आंखें उसकी इतनी शार्प होती है कि उसे सब कुछ समझ आ जाता है। इसलिए किसे कहा जाता है? चक्षुश्रवा सांप को। मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था। लेखक कहता मैं इतना ध्यान केंद्रित था कि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मुझे कानों से सुनाई दे या नहीं दे, आंखों से मुझे सब कुछ सुनना है। अन्य इंद्रियों को मानव सहानुभूति से मैंने अपनी सारी शक्ति आंखों को दे दी। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी कि वह कब और किस ओर आक्रमण करता है। सांप ने मोहिनी सी डाल दी, यानी मोहिनी डाल लेना, नजर एक तक उस पर ही अड़ाए रखना। शायद वो मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था।
पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी वो तो आकाश कुसुम थी, यानी आकाश का फूल, यानी उसको पूरा करना बहुत मुश्किल था। मतलब अब ये फिर से रेखांकित करना बेटा यहाँ, हालांकि तो आपका अभ्यास प्रश्न भी दिया गया है, लेकिन हमें यहाँ पर वापस इसे रेखांकित करना है कि मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं जो है वो कभी कभी झूठी भी साबित होती है। अब कैसे झूठी साबित हुई? आपने इस पंक्ति को रेखांकित किया है, रेखांकित इसीलिए किया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न भी पूछा गया है कि मनुष्य का अनुमान और भावी कल्पनाएं कभी कभी मिथ्या यानी झूठी और उल्टी यानी विपरीत निकलती है। कैसे? कई बार हम भी अनुमान लगा लेते हैं, अरे यार कोई गलत काम हो गया, मम्मी को बताएंगे, मम्मी डांटेगी या मम्मी मार भी सकती है या पापा से शिकायत कर देगी, लेकिन उस बात को छिपाने के लिए बेटा हमें और झूठ बोलने पड़ते हैं और हम और ज्यादा गड्ढे में गिरते जाते हैं, यानी अपनी मुश्किल में फंसते जाते हैं। इसीलिए एक सच बोल दो, एक सच आपके 100 झूठों पर भी भारी पड़ता है, इसलिए तुरंत का तुरंत हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। लेखक क्या कहते हैं? मुझे सांप का साक्षात्कार होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हुई, यानी मैंने योजना बनाई थी या तो मैं सांप को मार दूंगा या सांप मुझे मार देगा या मैं डंडे से उसे घायल करके चिट्ठियां बाहर ले आऊंगा, ये सारी मेरी योजना असंभव होने लगी। डंडा चलाने के लिए स्थान भी नहीं था, वहां इतना स्पेस भी नहीं था। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफी स्थान चाहिए, है ना, जिसमें उस डंडे को अच्छे से घुमाया जा सके। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर अगर ऐसा करना मानो तोप के मुंह में हाथ डालना, है ना। यदि सांप के फन या उसके समीप के भाग को न दबाया तो वो पलटकर मुझे जरूर काटता और फन के पास दबाने की संभावना भी होती तो फिर भी उसके पास पड़ी हुई चिट्ठियों को मैं कैसे उठाता। 2 चिट्ठियां तो उसके पास सटी हुई पड़ी थी और एक मेरी ओर थी। कौन कह रहा है? लेखक। मैं तो चिट्ठियां लेने के लिए ही उतरा था, हम दोनों अपने अपने पैंतरों पर डटे हुए थे। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गई और दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, यानी उधर शत्रु भी अपने मोर्चे पर डटा हुआ था और इधर मेरा भी मोर्चा था, मैंने भी उसको संभाला हुआ था, पर मेरा मोर्चा कमजोर पड़ रहा था। भाई मेरी स्थिति थोड़ी सी कमजोर हो रही थी। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर उसे कुचल कर मार देता, पर वो तो अचूक है। अचूक यानी जिसे जो चूकता नहीं है, जो अपने निशाने को बिल्कुल अपना जो शिकार बनाता ही है। तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा देता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता, यानी मुझे मार देता। अब तक सांप ने वार नहीं किया था, इसलिए मैंने भी उस पर डंडे से प्रहार करने या उसे दबाने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा करना उचित भी था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियां कैसे उठाई जाए। बस एक ही उपाय था, सूरत थी यानी उपाय था। डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए और यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा ही नहीं था। अब लेखक क्या कहता है? कुर्ता था और कोई कपड़ा भी नहीं था, क्योंकि धोती से तो मैंने रस्सी बना ली जिससे सांप के मुंह की ओर करके और उसके फन को पकड़ लूं। मारना और बिल्कुल छेड़खानी न करना, ये 2 रास्ते थे, या तो मार दूं या चुपचाप खड़ा रहूं, उसे छेड़ू नहीं। इसलिए पहला मेरी शक्ति के बाहर था, इसलिए मजबूर होकर मैंने दूसरे मार्ग का अवलंबन किया, यानी बिल्कुल उससे छेड़खानी नहीं करना। अब छेड़ूंगा नहीं भाई, ये सोचकर लेखक वही था। डंडे को लेकर ज्यों-ज्यों मैंने सांप के दाईं ओर पड़ी चिट्ठियों की ओर डंडे को बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ, यानी सांप थोड़ा सा पीछे सरका और धीरे धीरे जैसे ही डंडा चिट्ठियों की ओर बढ़ा, ज्यों ही चिट्ठी के पास पहुंचा तुरंत ही फुंकार के साथ काली बिजली तड़पी, यानी सांप ने आक्रमण किया और डंडे पर गिरी और डंडे पर उसने अपने फन गड़ा दिए। हृदय में कंपन हुआ, यानी अंदर से दिल कांप गया। हाथों ने आज्ञा नहीं मानी, हाथ भी कांपने लगे। डंडा हाथ से छूट गया। मैं तो न मालूम कितना ऊपर उछल गया और डर के मारे मैं रस्सी पकड़कर थोड़ा ऊपर की ओर चला गया। जानबूझकर नहीं भाई, बिदक कर यानी घबरा कर। उछलकर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीवसा यानी तरल पदार्थ सा कुछ लगा हुआ था, और वो क्या था? सांप का विष। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट मेरे सामने रख दिया, यानी प्रमाण दे दिया, पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले से ही कायल था, यानी मुझे पता था कि उसकी क्या योग्यता है। कायल होना यानी आकर्षित होना, यानी उससे
अवगत होना। उस सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं थी। सांप लगातार फू फू करके डंडे पर 3-4 और चोटें कर रहा था और वो डंडा पहली बार इस बात से अपमानित हुआ था या शायद सांप का उपहास कर रहा था। उधर ऊपर फू फू और मेरे उछलने और फिर धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा तो काम खत्म हो गया। भाई 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 का नाता है और भाई भाई के नाते के कारण फू फू और धमाके में ये सारा का सारा नाता टूट गया। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया और मेरे कष्ट और वीरे के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। भातृ स्नेह यानी भाई के प्यार के कारण उसके ताने बाने को चोट लगी और उसकी चीख निकल गई। छोटे भाई की आशंका गलत नहीं थी। उस फू और धमाके से मेरा साहस दोबारा बढ़ गया। मैं दोबारा कोशिश करने लगा, यानी दोबारा उस लिफाफे को उठाने की कोशिश मैंने की और अब की बार सांप ने वार किया तो मैं और डंडे से चिपट भी गया। तो जो सांप है वो बिल्कुल डंडे पर चिपक गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं पर झिझका यानी थोड़ा सा कांप गया, सहमा, डर गया और आतंक के कारण अपनी ओर उसको खींच गया और डर के कारण मैं उसको अपनी ओर खींचने लगा और गुंजल यानी बुलाइटियां मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। यानी वो क्या है, गोल गोल घूमता हुआ सांप जो है वो जैसे जैसे डस रहा था तो उसकी जो सांप की जो पूंछ जो है वो लेखक के हाथ से छू गई। उफ, कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक और पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार होता तो मैं तुरंत उछलकर सांप पर गिरता और नहीं बचता। लेकिन जब जीवन होता है तो हजारों डंग बचने के निकल ही आते हैं। सही है ना कि जब मतलब वो एक कहावत है ना कि हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। अगर आप हिम्मत करोगे तो ईश्वर भी आपकी मदद करेगा। ये देवी कृपा थी। डंडे के मेरी ओर खींच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुने, चिट्ठियों को धोती के छोर में बांधा और छोटे भाई ने उन्हें धीरे धीरे ऊपर खींच लिया। तो आज के लिए यहाँ तक पर्याप्त होगा। आज के लिए यहाँ तक पर्याप्त है बेटा। और मैं ये समझती हूँ कि अभी जो मैंने ये चैप्टर पढ़ाया है वो आप लोगों को समझ आया होगा।